30 जून को पश्चिम बंगाल का एक डिस्टर्बिंग वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। इस वीडियो में तजीमुल नाम का आदमी है जो एक महिला और पुरुष की बुरी तरह से पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ा की बताई जा रही है। वीडियो में इस कपल को बेरहमी से पीट रहा शख्स तजेमुल उर्फ जेसीबी टीएमसी का स्थानीय नेता और विधायक का करीबी बताया जा रहा है। पीटने की वजह जानने के बाद पता चला कि महिला शादीशुदा थी, लेकिन अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे के साथ संबंधों में लिप्त थी। पूरा मामला क्या है, विस्तार से आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन सवाल कोई आज का नहीं है, सवाल है कई शताब्दियों से बंगाल की राजनीति में हो रही हिंसा की। बंगाल की इस अनूठी वायलेंट संस्कृति का इतिहास आजादी से पहले ही चला आ रहा है। एक ऐसा इतिहास जो 1905 के बंगाल विभाजन से लेकर अब तक हिंसा और दंगों की स्याही से सुर्ख हुआ पड़ा है। 1770 के बंगाल अकाल से लेकर आजादी के वक्त पाकिस्तान की मांग में भी बंगाल जल रहा था। 1972 में नक्सली आंदोलन को ताकत के बल पर कुचलकर विधानसभा चुनाव कराए गए, बंगाल तब भी जल रहा था। 1977 में लेफ्ट मोर्चा सरकार के सत्ता में आने के बाद इससे ज्यादा उग्रता के साथ राजनीतिक हिंसा की संस्कृति को जारी रखा। फिर 2011 में टीएमसी सत्ता में आई। वामपंथियों को सत्ता से बेदखल करने के बाद टीएमसी ने वामपंथियों से भी ज्यादा दंगा फसाद मचाया। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि 1999 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में हर साल औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं हो रही थी। सरकारें आई और गईं, कांग्रेस, लेफ्ट या टीएमसी, पार्टियां आती रही, हिंसा का दौर लेकिन नहीं थमा। आम लोगों की जिंदगियां राजनेताओं के सियासी जंगल में जलकर राख होती रहीं। 2003 के पंचायत चुनाव हो रहे थे और जगह जगह से हिंसा की खबरें अखबारों से भरी पड़ी थीं। उस दौरान 76 लोग राजनीतिक हिंसा की भेंट चढ़ गए थे। इसमें सबसे ज्यादा सीपीएम के 31 कार्यकर्ता, कांग्रेस के 19 और टीएमसी और बीजेपी के 8 कार्यकर्ता मारे गए थे। वोटिंग शुरू होते ही, चाहे वो पंचायती चुनाव हो या आम चुनाव, जगह जगह हिंसा, आगजनी, बैलेट पेपर की लूटपाट, बमबारी, गोलीबारी और चाकूबाजी की घटनाएं आम हैं। सालों तक राजनीतिक हिंसा दो तबकों की लड़ाई तक सीमित थी, जहां एक तरफ लेफ्ट था और दूसरी तरफ कांग्रेस। फिर बीजेपी के रूप में एंट्री हुई एक नए खिलाड़ी की, जिसने आग में घी डालने का काम किया। 2021 विधानसभा चुनावों में हिंदू मुस्लिम का स्वांग रचकर बीजेपी ने सिद्ध कर दिया कि अंग्रेजी हुकूमत ने जैसे बंगाल विभाजन करके हिंदू मुसलमानों को अलग थलग कर दिया था, बीजेपी भी अब उसी फूट डालो नीति की राजनीति करने जा रही थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में 14 राजनीतिक हत्याएं हुई। आखिर ऐसा क्या है यहाँ की सियासत में कि महज क्षणिक राजनीतिक लाभ के लिए लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं? जानेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। इस विचलित कर देने वाली वीडियो में पिट रही महिला का कसूर था कि ये शादीशुदा होने के बावजूद भी अपना घर छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अफेयर में थी। गांव वालों ने इस महिला को अपने पार्टनर के साथ पकड़ लिया। इसके बाद पंचायत बुलाई गई और पंचायत ने महिला और उसके प्रेमी को पीटने का फरमान सुना दिया। इसके बाद भीड़ में से एक शख्स निकला और उसने महिला पर बेरहमी से डंडे बरसाने शुरू कर दिए। फिर उसके साथी को भी पीटा और भीड़ तमाशाई बनकर खड़ी रही। पीटने वाला शख्स टीएमसी का स्थानीय नेता बताया जा रहा है, जिसका नाम है तजमुल उर्फ जेसीबी, जो चोपड़ा के विधायक हमीदुल रहमान का करीबी बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तजमुल को अरेस्ट कर लिया है। चोपड़ा के विधायक हमीदुल रहमान का कहना है कि महिला ने कोई शिकायत नहीं की, पति के बिना महिला असामाजिक काम कर रही थी। गाँव वालों के फैसले में हम जानते हैं गलती हुई है। अवैध संबंधों की न तो महिला और न उसके पति ने कभी शिकायत की। कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा था, लेकिन असामाजिक काम तो हो ही रहा था। इसलिए गांव वालों ने मध्यस्थता के लिए बैठक बुलाई। मुस्लिम कास्ट में सामाजिक शिष्टाचार को परखा जाता है, लेकिन जो कुछ हुआ वह थोड़ा ज्यादा था। अब इस मामले में कानूनी एक्शन लिया जाएगा। ये तो एक मामला है जो पश्चिम बंगाल की तस्वीरें बयान कर रहा है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि ये बंगाल की धरती पर ये खून खराबा बहुत नॉर्मल लगने लगा है। आइए इसे एक टाइमलाइन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। साल था 1770। बंगाल में अकाल पड़ रहा था। हर दिन 500 मौतें हो रही थी, जगह जगह हिंसा हो रही थी। एक सदी बाद 1870 और 1880 के बीच कुछ ऐसा ही हुआ, अकाल, मौतें और हिंसा। आज़ादी से पहले भी 1943 में फिर से अकाल पड़ा और लाखों लोगों की इसके कारण मौत हुई। फिर साल आया 1905। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। इस विभाजन ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों को
हिंदू पश्चिमी क्षेत्रों से अलग कर दिया। पश्चिमी बंगाल प्रांत में हिंदू मेजॉरिटी में हुआ करते थे। उस वक्त बंगाल लगभग 8 करोड़ की जनसंख्या के साथ भारत का सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत भी हुआ करता था, जहां 56% मुसलमान और 42% हिंदू हुआ करते थे। विभाजन निश्चित रूप से भारतीयों के लिए फूट डालो और राज करो की नीति था। बंगाल के पहले वाले प्रांत को 2 नए प्रांतों में बांट दिया गया, बंगाल जिसमें पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे, और दूसरा हिस्सा बनाया गया पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर, जिसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी। पहले के बंगाल की तुलना अगर आज से करें तो इसमें इंडियन स्टेट्स में पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, उड़ीसा, असम और पूरा बांग्लादेश मिलाकर तब का बंगाल बनता था। इतना बड़ा था हमारा बंगाल, लेकिन इसका विभाजन हिंदू और मुस्लिम की बढ़ रही एकता को दबाने के लिए किया गया था। कर्जन का असल में विभाजन का उद्देश्य बंगाल में वेल एजुकेटेड कम्युनिटी की तेजी से बढ़ रही राजनीतिक आवाज को कुचलना था। विभाजन ने पूरे भारत में भारी आक्रोश और एनमिटी को जन्म दिया, जिसका विरोध कांग्रेस के दोनों तबके, गरम दल और नरम दल ने मिलकर किया। बंगाल विभाजन ने ही एक संघर्ष को जन्म दिया जिसे स्वदेशी आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव बंगाल में ही था। अहिंसक और हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू होने लगे, लोग फिर से मारे जाने लगे, एक दूसरे का बहिष्कार किए जाने का खेल शुरू हुआ, यहां तक कि नए प्रांत पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हत्या का प्रयास भी किया गया। जब साल आया 1911, अब अंग्रेजों को लगने लगा था कि बंगाल में टेररिस्ट मूवमेंट बढ़ रहा है। उस वक्त कलकत्ता देश की राजधानी हुआ करती थी। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बिना देर किए राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली शिफ्ट कर दी जाती है। साल बीतते गए और आज़ादी के ऊंचे उठ रहे स्वरों ने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। वो अब भारत से कभी भी पलायन कर सकता था। ऐसे में मुस्लिम लीग एक नई चुनौती बनकर उभर रहा था। 1943 के अकाल के 3 साल बाद 1946 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर डायरेक्ट एक्शन का आह्वान कर दिया। कलकत्ता की सड़कों पर फिर से हजारों लोग मारे जा रहे थे। बंगाल एक बार फिर राजनीतिक हिंसा में चल रहा था, जिसकी कहानी द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से मशहूर है। आज़ादी मिलने के बाद से कांग्रेस का बोलबाला था और उसके अलावा दूसरी कोई सबसे बड़ी पार्टी थी तो वो थी लेफ्टिस्ट की सीपीआई। जब साल आया 1957, बंगाल में कांग्रेस बनाम सीपीआई का मुकाबला हुआ। कांग्रेस सरकार में थी, सीपीआई तब केरला में अपनी पहली सरकार बना चुकी थी। अब बंगाल की सियासत की फितरत ही ऐसी रही कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए लेफ्ट ने उस दौर में ग्रेन्स और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर राज्य में बड़ा आंदोलन किया, जिसमें लाखों लोग इकट्ठा हुए। कांग्रेस अपनी जमीन पैरों तले खिसकती देखने लगी थी। लेफ्ट की बढ़ती ताकत ने सत्ता हाथ से जाने की संभावना बढ़ा दी थी। ऐसे में आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर देती है। नतीजतन 80 लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद दौर आता है 1960 का। नक्सलवाद का बीज अंकुरित हो रहा था और धरती बंगाल की थी। बहुत जल्द नक्सलवाद का घना जंगल आने वाले सालों में पूरे देश में पनपने वाला था। साल 1967 आते आते पहली बार सीपीएम गठबंधन की सरकार बंगाल में बन जाती है, लेकिन इस सरकार से किसानों का एक नाराज वर्ग हथियार उठाने की तैयारी करने लगता है। जमींदारों को सबक सिखाने की बात होने लगती है। असल में कहने को लेफ्ट की सरकार थी, लेकिन आरोप ये लगे कि सरकार में आने के बाद विचारधारा से समझौता हो गया है, किसानों की उपेक्षा की जा रही है। इसी वजह से किसानों का वो गुट हिंसक होता चला गया। वो चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग से प्रभावित हो रहा था और हिंसा के बल पर अपने अधिकार चाहता था। इसी वजह से इन्हें माओवादी कहा जाने लगा। अब क्योंकि पहली चिंगारी इस आंदोलन की नक्सलवाड़ी नाम की जगह से उठी, ऐसे में बाद में नक्सलवाद का नाम भी इसी पर पड़ गया। यानी पश्चिम बंगाल की भूमिका भी इस नक्सलवाद में रही है। ये वो दौर था जब रोज बंगाल में हत्याएं होती रहती थीं, मौत का आंकड़ा बढ़ता रहता था। अब ये कहना कि उस हिंसा के लिए पूरी तरह सीपीएम जिम्मेदार रही, ये सही नहीं। असल में आज़ादी के तुरंत बाद कम्युनिस्ट सर्वहारा क्रांति चाहते थे, यानी एक सामाजिक क्रांति जिसमें मजदूर वर्ग पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकने और पिछली राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास करता है। ये चीन से पूरी तरह प्रभावित थे। ऐसे में हथियार साथ में लेकर संघर्ष करने की बात होती थी। धीरे धीरे सीपीआई खुद को हिंसा से दूर कर लेती है। सीपीआई का मानना अब ये हो जाता है कि जब लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा तब वो हिंसा का रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन सीपीआई का राजनीति में सक्रिय होना कईयों को रास नहीं आया और इसी वजह से ये पार्टी कई गुट में बंटने लगी और ये कई गुट ही हिंसा फैलाने वाले रहे। इसके बाद 1972 में बंगाल में फिर चुनाव हुए, कांग्रेस की वापसी हुई, लेकिन हिंसा चरम पर बनी रही। उस दौर में सिद्धार्थ शंकर रे मुख्यमंत्री हुआ करते थे।
आरोप लगता है कि उस चुनाव में बड़े स्तर पर धांधली हुई थी, विपक्ष को खत्म करने का प्रयास हुआ था, कई हत्याएं हुई थी। इसके बाद देश में आपातकाल लग गया और तब हिंसा बंगाल में और ज्यादा बढ़ने लगी। फिर आया साल 1977 जब लेफ्ट की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और जो 34 सालों तक सत्ता पर काबिज भी रही। उन 34 सालों में बंगाल ने राजनीतिक हिंसा के कई दौर देखे। शुरुआत में मुकाबला कांग्रेस से रहा, लेकिन बाद में कांग्रेस से ही निकली ममता बनर्जी की टीएमसी ने टक्कर देने का काम किया। बड़ी बात यह है कि जिन ममता बनर्जी पर हिंसा करवाने का आरोप लगता रहता है, साल 1990 में वे खुद बंगाल की इसी खूनी हिंसा का शिकार हुई थीं। उस समय ममता कांग्रेस की ही युवा नेता हुआ करती थीं। खाने वाले तेल में मिलावट के चलते लोगों की हुई मौतें और बसों के बढ़े किराए का पूरे राज्य में विरोध किया जा रहा था। इसी कड़ी में हाजरा में ममता एक रैली के लिए जा रही थी, लेकिन वहां कम्युनिस्ट पार्टी के कथित गुंडे लालू आजम ने ममता पर रॉड से हमला कर दिया। उनका सिर फोड़ दिया गया। ममता लहूलुहान हो गई और उन्हें गंभीर चोटें आईं और इस तरह राजनीतिक हिंसा का दौर कभी भी नहीं थम सका। एक साल बाद 1991 में फिर लेफ्ट की वापसी हुई, प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन कांग्रेस ने धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। यानी एक और वजह प्रदर्शन करने के लिए बंगाल के पास अब आ गई। पुलिस की फायरिंग हुई और 13 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। कई साल बाद 14 मार्च 2007 को बंगाल फिर उबाल मारा और ऐसी हिंसा का दौर शुरू हुआ जिसने लेफ्ट के 34 साल के शासन को उखाड़ कर फेंक दिया। ये नंदीग्राम आंदोलन था जिसका चेहरा ममता बनर्जी बन चुकी थी। असल में उस समय की लेफ्ट सरकार ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की योजना बनाई, जबकि ये लेफ्ट विचारधारा के खिलाफ था, लेकिन फिर भी ये फैसला लिया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए नंदीग्राम में इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप को एक केमिकल हब बनाने के लिए 10,000 एकड़ जमीन देने का ऐलान सरकार द्वारा कर दिया गया। जाहिर है इससे वहां के किसान नाराज हो गए, वो अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि एक तरफ सरकार और पुलिस खड़ी थी तो दूसरी तरफ किसान और नंदीग्राम के स्थानीय लोग। तब इन स्थानीय लोगों का साथ दे रही थी ममता और उनके साथ आए थे शुभेंदु अधिकारी। एक ऐसा संघर्ष शुरू हुआ जो लगातार 11 महीनों तक चलता रहा। इस कड़ी में 14 मार्च 2007 को पुलिस फायरिंग में 14 लोग मारे गए। ये सरकार का आंकड़ा है, स्थानीय लोग तो उसमें सैकड़ों मौतों का दावा करते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट से पता चलता है कि 1980 और 1990 के दशक में जब बंगाल के पॉलिटिकल लैंडस्केप में टीएमसी और भाजपा का कोई वजूद नहीं था, तब लेफ्टिस्ट और कांग्रेस के बीच अक्सर हिंसा होती रहती थी। 1989 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु की ओर से विधानसभा में पेश आंकड़ों में कहा गया था कि 1988 से 89 के दौरान राजनीतिक हिंसा में 86 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। इनमें से 34 सीपीएम के थे और 19 कांग्रेस के। शेष मरने वालों में लेफ्टिस्ट की सहायक पार्टियों के कार्यकर्ता भी शामिल थे। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2010 से 19 के बीच सबसे ज्यादा राजनीतिक 161 हत्याएं बंगाल में हुई। इसके बाद दूसरे नंबर पर बिहार 156 हत्याओं के साथ था। साल 1999 से 2016 के बीच बंगाल में हर साल औसतन 20 हत्याएं ऐसी हुई जिनके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल एडवांटेज, और ये 20 लोग किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे। वहीं साल 2009 में राजनीतिक हत्याओं की संख्या सबसे ज्यादा थी, 50। साल 2009 के अगस्त महीने में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने एक पर्चा जारी कर दावा किया था कि 2 मार्च से 21 जुलाई के बीच लगभग 5 महीने में टीएमसी ने 62 कैडरों की हत्या कर दी है। एनसीआरबी की 2018 की एक रिपोर्ट में 2018 के दौरान देश में कुल 54 राजनीतिक हत्याएं हुई, जिनमें 12 हत्याओं के तार बंगाल से जुड़ रहे थे। उसी साल केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को एक एडवाइजरी भेजी गई, जिसमें कहा गया कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा में 12 नहीं बल्कि 96 हत्याएं हुई हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। सवाल यह है कि राजनीतिक रूप से स्थिर इस राज्य में हिंसा की संस्कृति कैसे लगातार बरकरार है। कहा जाता है कि बंगाल में सत्ता की राह ग्रामीण इलाकों से होके निकलती है। यही वजह है कि देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के मुकाबले पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनावों को ज्यादा सुर्खियां और अहमियत मिलती रही है। राजनीति के पंडितों का कहना है कि लोकल लेवल पर होने वाले चुनावों को साथ लेने का मतलब है कि बंगाल के ग्रामीण इलाकों पर पूरी तरह से कंट्रोल। ऐसे में जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर पंचायतों पर काबू पाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं और इस कारोबार को संभालने का काम करते हैं पार्टी के गिरोह। यहाँ समझने की ज़रूरत यह है कि बंगाल में 2 तरह के राज चलते हैं, एक सिंडिकेट राज, दूसरा पंचायती राज। सिंडिकेट राज मीडिया और राइट विंग के द्वारा दिया हुआ नाम है। ये अनऑफिशियल है जो पर्दे के पीछे से काम करता है, जिसे लेफ्टिस्ट की देन भी कहा जाता है। इसे समझते हैं। सिंडिकेट राज से मतलब है कुछ लोगों द्वारा एक तरह का जबरन वसूली करने वाला रैकेट चलाना, जो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में सक्रिय होता है।
ये 2000 के दशक के अंत में पश्चिम बंगाल में प्रचलित हुआ था। लोगों के एक छोटे समूह ने जमीन खरीदना, बेचना या घर बनवाना, भौतिक वस्तुओं की खरीद सहित किसी भी बड़े रुपयों की लेन देन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आसान भाषा में समझें, ऐसे मान लो आप कि घर बनवाने के लिए ईंटें खरीदना चाहते हैं, तो आप किस दुकान से ईंटें खरीदेंगे वो आपको डिसाइड नहीं करना, वो डिसाइड करेगी सरकार, जिन्हें सिंडिकेट कहा गया है। ये लोग अक्सर सत्तारूढ़ राजनीति पार्टी से जुड़े हुए होते हैं और किसी क्षेत्र में होने वाले किसी भी बड़े लेन देन में हिस्सेदारी की मांग करते हैं। कहने को ये बंगाल में ज़्यादा प्रचलित हुआ, लेकिन ये हर स्टेट में हर जगह किया जाता है। जैसे यूपी में ही मान लो कोई टेंडर उठ रहा है, तो मंत्री जी के सबसे क्लोज जो होगा या जो कमीशन ज़्यादा अच्छा दे देगा टेंडर, उसे ही दिया जाएगा। सिंडिकेट ग्रुप भी कुछ ऐसा ही है। बंगाल के कथित सिंडिकेट ग्रुप का लोगों पर प्रभाव रहता है। जिसकी सरकार होगी उसका प्रभुत्व भी होगा। यहीं से पंचायती चुनाव भी कंट्रोल किए जाते रहे हैं। इसलिए लोग पंचायत स्तर पर भी सत्ता हथियाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। अगर वो पंचायत नहीं जीतेंगे तो लोकसभा और विधानसभा भी जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि पोलिंग पर कंट्रोल उन्हीं का होता है और बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं हमारे देश में आम हैं। इसलिए विपक्ष भी जान प्राण देकर पंचायत चुनाव जीतना चाहता है। लोकतंत्र के गणतंत्र में बदलने का एक बड़ा उदाहरण 2018 का पंचायत चुनाव है। बमबारी, बूथ कैप्चरिंग, गोलीबारी सब हुई। यहाँ तक कि पत्रकारों पर हमले किए गए। एन चुनाव वाले दिन 13 लोगों की मौत हुई थी। पूरे चुनाव के दौरान कम से कम 20 लोगों ने जान गंवाई थी। चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 34% सीटों पर निर्विरोध जीत गई थी। बंगाल में बैलेट और बुलेट का इतिहास काफी पुराना और डरावना है, चाहे वो कांग्रेस का समय हो या फिर 34 साल वाला वाम शासन। हिंसा कभी नहीं रुकी। बांग्ला समाज की छवि भले भद्रलोक वाली रही हो, लेकिन चुनावों के समय ये गड्ढमड हो जाती है। ये राज्य देश विभाजन के बाद से ही हिंसा के लंबे दौर का गवाह रहा है। 1979 में सुंदरबन इलाके में बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों के नरसंहार को आज भी राज्य के इतिहास के सबसे काले अध्याय के तौर पर याद किया जाता है। ये कुछ इस तरह है कि कांग्रेस की हिंसात्मक राजनीति को हटाने के लिए सीपीआई ने हिंसा की, सीपीआई की हिंसा को रोकने के लिए ममता ने और ज्यादा हिंसा की, और अब भाजपा वहां पैर पसारने के लिए और बड़ी हिंसा की तैयारी 2011 से कर रही है। और बीजेपी की हिंसा तो आप सभी जानते ही हैं। धर्म की आड़ में की गई हिंसा फूट डालो नीति का ही एक रूप है और इससे बड़ी कोई हिंसा होती ही नहीं है। वीडियो शेयर करना ना भूलें और फैक्ट्स एंड फिगर्स के सारे एपिसोड्स देखते रहने के लिए मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।